पास क्या है, एक्सरसाइज 1 है। इसमें अपने पास बोर मॉडल अपने को स्टार्ट करना है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13 टू क्वेश्चन नंबर 25 इन पार्ट 1। हाँ, तो इसमें बताओ क्या क्या डाउट्स है। 13, 14, 15 मतलब 13 to 20 बता दो पहले तो। 19 19 है, और मैं पहले लिख देता हूँ सारे एक साथ। और कौन सा है? 25 17 भी है, और 25 भी सर। 25 भी है। 17 नहीं था। 17 नहीं था, किसी ने बोला तो था। है क्या किसी का 17 डाउट? से मुझे आया नहीं। ठीक ठीक, तो 17, 19 और 25, इसके अलावा कोई और है? अरे इतना ही है, चलो बाकी को किसी को याद आ जाए बीच में तो बता देना। तो 17 है अपने पास। तो देखो 17 में क्या बोला रहा है अपने को, द एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम इज दिस, फाइंड द एनर्जी नीडेड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द आयन। ठीक है, तो अपने को बोल रहा है कि एक्साइटेशन एनर्जी अपने को दिया है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का, तो इसका क्या मतलब है पहले तो बताओ। एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, अगर इसका मतलब तुमको समझ में आता है तो क्वेश्चन बन जाता है। तो ये मैंने बताया था कि इसको अपन ऐसे बोलते हैं कि ग्राउंड स्टेट से पहली एक्साइटेड स्टेट में ले जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए, सॉरी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट अपने पास क्या हो जाएगा, n = 2 ना। हाँ, कि ग्राउंड स्टेट से अपने को n = 2 में ले जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ थर्ड एक्साइटेड स्टेट, तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब अपने पास क्या हो गया, n = 4। तो मतलब ग्राउंड स्टेट से फोर्थ सेल में ले जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए, मतलब अपने पास जो इलेक्ट्रॉन है कहाँ से कहाँ जा रहा है, 1 से 2 में जा रहा है अभी तो ये अपने पास हो जाएगा n1, ये अपने पास हो जाएगा n2। अपने को दे रखा है इसकी वैल्यू कि यहाँ से यहाँ तक जाने पे कितना एनर्जी चाहिए, दैट इज डेल्टा ई। तो अपन उसको डिफाइन करेंगे, डेल्टा ई इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो n1 पता है, n2 पता है, एनर्जी पता है, तो यहाँ से तुम क्या निकाल लोगे, z निकाल लोगे, दैट इज एटॉमिक नंबर। तो अगर तुमको एटॉमिक नंबर पता चल जाएगा, तुमसे पूछा क्या है, फाइंड द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी तुमसे पूछा जा रहा है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी अपन ने क्या लिखा था कि आयोनाइजेशन एनर्जी इक्वल टू 13.z² अच्छा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी तो अपने पास सिर्फ क्या जाएगा, z²। तो z तुम यहाँ से निकालोगे, इसमें पुट करोगे, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी आ जाएगी। क्लियर है क्या? यस। चलो, तो z निकालना तो और कुछ नहीं था इसमें। क्वेश्चन नंबर 19। तो 19 में अगर अपन देखें तो इसमें देखो क्या बोल रहा है कि अ हाइड्रोजन सैंपल इज प्रिपेयर्ड इन अ पर्टिकुलर एक्साइटेड स्टेट, मतलब वहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे हाइड्रोजन एटम के वो किसी एक एक्साइटेड स्टेट में प्रेजेंट है। अब बोल रहा है कि फोटॉन्स ऑफ एनर्जी 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गेट एब्जॉर्ब्ड इनटू द सैंपल टू टेक सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स टू अ फर्दर एक्साइटेड स्टेट बी। तो अपने पास ऐसा बोलना चाह रहा है कि अपने पास हाइड्रोजन का सैंपल है, मतलब काफी सारे हाइड्रोजन एटम्स अपने पास प्रेजेंट है, और सब में अपने को बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किसी एक पर्टिकुलर एक्साइटेड स्टेट में प्रेजेंट है, तो कुछ भी हो सकती है। और अब बोला कि यहाँ से अपने पास क्या क्या इलेक्ट्रॉन जो हैं कि इस एक्साइटेड स्टेट में था, ये कोई भी n एनर्जी लेवल हो सकता है, या तुम बोल दो इसको, मतलब समझ में आ ही रहा होगा, एक्साइटेड स्टेट है अपने पास, उसको अपन आगे रिलेट करेंगे कि ये कोई एक्साइटेड स्टेट है, ई से लिख देता हूं मैं। तो अब इलेक्ट्रॉन अपने पास क्या कर रहा है, एक फोटोन एब्जॉर्ब करके एक तरीके से हायर एनर्जी लेवल में जा रहा है, जिसको डिफाइन कर रहा है क्या, बी। ये बोलना चाह रहा है। तो ये अपने पास कि फोटोन ऑफ एनर्जी, एनर्जी दे रखा अपने को कि एनर्जी ऑफ फोटोन
is 2.55 electron volt is get absorbed into the sample to take some electrons to further excited state B. Find the atomic number of the state A and B. मतलब जो पहले वाली थी इसको A बोल रहा है और इलेक्ट्रॉन अभी इतना फोटोन एब्जॉर्ब करके B में चला गया। तो बेसिकली अपने पास देखो क्या बोलना चाह रहा है ये कि A से B में जा रहा तो एक A और B के बीच डिफरेंस कितना होना चाहिए, एनर्जी डिफरेंस 2.55 होना चाहिए, क्योंकि A से B में जाने के लिए उसको क्या है, हो जाएगा। इतना एनर्जी का अपने को फोटोन एब्जॉर्ब कर रहा है। तो जिन दो एनर्जी स्टेट्स के बीच एनर्जी डिफरेंस 2.55 होगा ना, वही अपने पास A और B हो जाएगी। और उसके हिसाब से उसने एनर्जी भी दे रखा है E1, E2, E3, E4, E5। तो डिफरेंस निकाल के तुमने को देखना है कि किन दो एनर्जी स्टेट्स के बीच का डिफरेंस 2. डेल्टा ई किसके इक्वल है? क्या चीज? डेल्टा ई निकालना है ना सर, दो मतलब उसको। हाँ, कि अपने को पता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाता है तो दोनों के बीच जो एनर्जी डिफरेंस होता है उतना एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। तो वो तो एनर्जी अपने को दे रखा ना कि इतना एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब डेल्टा ई जो है अपने पास कितना हो गया, 2.55 हो गया। तो यहाँ पे जो इसने 5 सेल का एनर्जी दे रखा है तो उसमें तुमको अब वही हिट एंड ट्रायल मेथड से चेक करना पड़ेगा कि इन दो के बीच डिफरेंस जो है वो 2.55 के बराबर आ जाएगा। यस सर। तो शायद किस पे आएगा, सेकंड और 4? आएगा सर, वही मुझे देखना था कि ऐसे ही होगा कि नहीं। अच्छा अच्छा, ओके। तो ये अपने पास हो गया 19। नेक्स्ट अपने पास 25 अच्छा क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा सा सोचना है, ये कंसेप्ट अपन क्लास में स्टडी कर चुके हैं, बस रिलेट करना था थोड़ा सा। तो देखो इसमें अपने को 3 सैंपल दे रखे होंगे, यहाँ तक मेरे को ध्यान आ रहा है कि इन अ कंटेनर अ मिक्सचर इज प्रिपेयर्ड बाय 3 सैंपल्स ऑफ हाइड्रोजन। कि हाइड्रोजन एटम्स अपने पास सैंपल की बात कर ही रहा है तो काफी सारे हाइड्रोजन एटम्स होंगे। इसी तरीके से अपने पास He आयन, तो He प्लस भी अपने पास बहुत सारे आयन्स होंगे सैंपल की अगर बात हो रही तो। और लिथियम आयन भी है, मतलब Li+2 आयन्स भी अपने पास है यहाँ पे। तो ये हो गया अपने पास। अब इसमें बोल रहा है कि इन द सैंपल ऑल हाइड्रोजन एटम्स आर इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। की जो हाइड्रोजन एटम्स है अपने पास इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो n=2 में प्रेजेंट है। और हीलियम में अपने को दे रखा है क्या, आर इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट, मतलब हीलियम के जो इलेक्ट्रॉन है एक तरीके से वो n=4 में है। और लिथियम के लिए ये बोल रहा है क्या कि अपने पास फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट में। तो यहाँ पे अपने पास ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब n=4 में, फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट मतलब n=6 में है। तो इस तरीके से अपने पास ये प्रेजेंट है। अब अपने को आगे बोला जा रहा है क्या, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्जर्व्ड इन द इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ सच अ सैंपल। कि कितनी लाइंस अपने को जब स्पेक्ट्रम अगर इस रेडिएशन का अपन प्राप्त करेंगे तो अपने को मिलेगी। व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स रिटर्न बैक टू ग्राउंड स्टेट, कि अपने पास इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड स्टेट में आ रहा है। मतलब हर केस में अपने पास जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे n=2 से n=1 में आ रहा है, यहाँ पे अपने पास n=4 से n=1 में आ रहा है, यहाँ पे n=6 से n=1 में आ रहा है। तो अपने को देखना है कि कितनी डिफरेंट लाइंस अपने को मिल सकती है। सैंपल की बात कर रहा है तो मैक्सिमम डिफरेंट पॉसिबिलिटी अपने को चेक करनी है। तो हाइड्रोजन में तुम फॉर्मूला लगाओगे, अच्छा सैंपल के लिए अपने पास फॉर्मूला क्या था, n2 - n1 n1 + 1 डिवाइडेड बाई 2। ये अपने पास फॉर्मूला था एक सैंपल के लिए, अगर तुम मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कैलकुलेट करना है तो। क्या हीलियम के लिए 6 होंगे? अभी निकालेंगे ना अपन, देखो। तो हाइड्रोजन के लिए तो तुमको सीधा दिख रहा होगा, फॉर्मूला लगा के दिखाओगे तभी अपने पास सेम ही चीज है कि 2 से 1 में आ रहा है, मतलब एक ही लाइन पॉसिबल है। या तो फॉर्मूला लगाओगे तब भी एक आएगा, नॉर्मली भी दिख रहा है एक है। यहाँ पर अपने पास 4 से अगर 1 में आ रहा है तो बीच में 3 भी आ रहा होगा और बीच में 2 भी आ रहा होगा। तो उसके हिसाब से तुमको चेक करना पड़ेगा कि टोटल डिफरेंट कितने आ सकती है, क्योंकि तरीके काफी सारे हो सकते हैं कि 4 से 3 आए, 3 से 2 आए, 2 से 1 आए, पहले 4 से 3 आए फिर डायरेक्ट 1 आए, पहले 4 से 2 आए फिर डायरेक्ट 1 आए, या फिर 4 से डायरेक्ट 1 आए, जैसा अपन ने पहले भी बात किया है। तो यहाँ पे तुम फॉर्मूले से निकाल दो, क्यों ऐसे सोचोगे बार बार कि अपने पास क्या हो जाएगा 4 - 1। हायर एनर्जी लेवल क्या है 4, लोअर एनर्जी लेवल क्या है 1, क्योंकि 4 से आ रहा है किसमें 1 में। तो 4 - 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2।
तो हीलियम के लिए अपने पास टोटल पॉसिबल है कितना, 6। ठीक है। इसी तरीके से अगर अपन निकालेंगे किसके लिए, लिथियम आयन के लिए, Li+2 आयन, यहाँ पे अपने पास कहाँ से आ रहा है, 6 से आ रहा है, 1 में, तो 6 - 1 6 - 1 +1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू अपने पास कितना आ रहा है, ये हो जाएगा 5 × 3, 15 लाइन्स, 15 लाइन्स हो जाएगी। हाँ, तो हाइड्रोजन में 1 आ रही है, हीलियम में अपने पास 6 आ रही है, और इसमें अपने पास 15 आ रही है। तो अगर तुम सिर्फ इतना सोचते हो तो इसके हिसाब से तुम्हारा आंसर हो जाएगा कितना, 22 लाइन्स। लेकिन एक और चीज अपने पढ़ा था कि हाइड्रोजन में जो एनर्जी की लाइन अपने पास N1 से N2 के लिए आती है, दूसरे किसी एलिमेंट में या आयन में अपने पास ZN1 से ZN2 वाला ट्रांजिशन का रखेगा, सेम एनर्जी रखेगा। तो अभी अपन बात कर रहे हैं हाइड्रोजन के लिए कि 2 से 1 है, सिर्फ एक ही लाइन बन रही है। तो इसके सेम, इसके जैसी एनर्जी की लाइन अपने पास हीलियम और लिथियम में कहाँ आएगी, अपने को ये देखना पड़ेगा। तो हीलियम के लिए अपने पास एटॉमिक नंबर कितने हो गए, 2, तो 2 को दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 से जो 2 के लिए एनर्जी लाइन बन नहीं रही होगी ना हीलियम में, वो अपने पास हाइड्रोजन के लिए 2 से 1 पे जो लाइन है उसके जैसा ही रहेगा एनर्जी वाइज। इसी तरीके से Li+2 आयन की अगर अपन बात करें तो लिथियम+2 आयन मतलब अपने पास एटॉमिक नंबर हो गया कितना, 3। तो हाइड्रोजन के लिए जो 2 से 1 के लिए आ रही है, लिथियम के लिए वो दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 6 से 3 के लिए आएगी। मतलब अपने पास हाइड्रोजन के लिए जो अपन 6 लाइन बोल रहे हैं, तो इसमें से एक लाइन ये भी होगी जो 4 से 2 वाली होगी। इसी तरीके से लिथियम के लिए अपन जो बोल रहे हैं 15 लाइन्स, इन 15 लाइन में से एक लाइन ऐसी भी होगी जो 6 से 3 वाली होगी। तो ये दोनों लाइन जो हैं, लिथियम में 6 से 2, हीलियम में 4 से 2, ये हाइड्रोजन के 1 से 2 वाले की जैसी ही है। मतलब ये 2 लाइन तो अपन ने 2 बार काउंट कर ली ना यार, मतलब एक्स्ट्रा काउंट कर ली ना, ये तो तीनों लाइन एक जैसी थी। तो टोटल 22 नहीं रहेगी अपने पास, टोटल अपने पास लाइन रहेगी कितनी, 20, क्योंकि हाइड्रोजन का जो एक लाइन आ रहा उसी के जैसा लाइन अपने को एक लिथियम में भी मिलेगा, एक हीलियम में भी मिलेगा, तो उसको अपन ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं। तो उन दोनों को तुमको हटाना पड़ेगा, जो हीलियम में हाइड्रोजन जैसा आ रहा है और लिथियम में भी हाइड्रोजन जैसा आ रहा है। तो टोटल 22 पॉसिबल थी, उसमें से 2 हाइड्रोजन जैसी है, तो उन दोनों को हटा दोगे तो आंसर अपने पास क्या आ जाएगा, 20। समझ पाए क्या? यस सर। तो ये था इसमें। तो जो अपन ने लास्ट में कंसेप्ट पढ़ा था कि N1 से N2 के लिए हाइड्रोजन में जो होता है वो दूसरे किसी भी एलिमेंट के लिए Z एटॉमिक नंबर वाले में या आयन के लिए ZN1 से ZN2 वाले ट्रांजिशन में आएगा। तो ये था अपने पास, अच्छा क्वेश्चन था उस कंसेप्ट के ऊपर। पार्ट 2 में आ जाओ अगर ये क्लियर है तो। पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 19 टू, सॉरी 4 मॉडल से ना इसमें भी, तो क्वेश्चन नंबर 12 टू 23। बताओ इसमें क्या क्या डाउट्स हैं। 12 टू 23। सर 14 वाला बता दीजिए। 14 वाला ठीक, इसके अलावा सर 16। 16 ठीक, और बताओ। तो करके आए हो तुम लोग सर नहीं है सर, क्या? पार्ट 1 में। अच्छा इसमें बताओ, अच्छा बन गए थे, चलो तब तो बहुत बढ़िया है। हाँ, तो 14 में तो अपने कुछ नहीं करना है, एक ऑप्शन बता देता हूँ देख के कि वो तुमको बोल रहा है कि कौन सा रिलेशन सही है, मतलब तुमको चेक करना है, तुमको वही चेक ही करना पड़ेगा हर बार कि जैसे पहले ऑप्शन में बोला इसने E1 ऑफ हाइड्रोजन, तो E1 मतलब ये है कि पहले सेल की एनर्जी हाइड्रोजन के लिए, 1 का मतलब है कि फर्स्ट सेल का एनर्जी। तो ये बोल रहा है कि E1 ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के लिए बात करें तो Z अपने पास हो गया 1,
और E1 मतलब सेल नंबर अपने पास क्या हो गया 1, तो इसका एनर्जी अगर निकालोगे तो एनर्जी इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो कैलकुलेट कर लो, ज्यादा आसान वही रहेगा। तो ये अपने पास कितना आ जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये बोल रहा है कि इसके इक्वल होना चाहिए किसके, हाफ ऑफ E2 ऑफ He प्लस। ये आंसर आ जाएगा। तो Z अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हीलियम के लिए, और N भी अपने पास क्या दिया है 2 E2। तो यहाँ पे एनर्जी निकालो तो अपने पास आएगा एनर्जी इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, तो ये भी वापस कितना जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन इसने अपने को बोला इसका हाफ करना है, तो हाफ करने के बाद तो क्या हो जाएगा एनर्जी जो आएगा हाफ ऑफ E2 ऑफ He प्लस, मतलब हो जाएगा 36/2। तो ये तो इनकरेक्ट हो गया, तो तीसरा ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसी तरीके से तुमको बाकी भी चेक करने हैं, हो जाएगा क्या? यस। तो ऐसे चेक करना था इसमें। तो नेक्स्ट अपने पास क्या 16। तो इसमें अपने पास कि इन अ सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम इनिशियल स्टेट 1 टू फाइनल स्टेट 2, द डिफरेंस इन द orbit radius r1 minus r2 is 24 times of the first Bohr radius। तो अपन रेडियस का फॉर्मूला लिखते हैं r इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। तो मैंने बताया था फर्स्ट बोर रेडियस अपने पास क्या होता है, हाइड्रोजन एटम के पहले सेल की रेडियस जो मैग्नीट्यूड वाइज अपने पास यही आती है। तो ये अपने पास ए नोट से इसको रिप्रेजेंट करते, तो मैंने ये भी लिखा था कि रेडियस के फॉर्मूले को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि आर नोट इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, जहाँ पे आर नोट क्या है बोर रेडियस या फर्स्ट बोर रेडियस। यस सर। अभी आ रहा है ना आवाज? यस सर। चलो तो कैसे हो जाता है। एक मिनट। चल जाएगा। यार स्क्रीन है ही। अरे वो एकदम से 2 होस्ट बन जाते हैं तो दिक्कत हो जाती है। हाँ तो ये हुआ था क्या कि दोबारा रिपीट करना पड़ेगा सब? बोलो यार। अरे ये हो गया था जो सर बस ए नोट तक बताया था अपने आपने। स्क्रीन पे क्या आवाज नहीं आ सर रही आपने ए नोट तक बताया था फिर चली गई। अच्छा हाँ तो ये अपन ने फॉर्मूला बनाया था एन नोट के टर्म्स में कि अपने पास रेडियस जो है आर इक्वल टू एन नोट एन स्क्वायर बाई जेड। तो हम लोग बोल रहे थे कि अपने पास हाइड्रोजन एटम के लिए अपन बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन एटम अपने पास क्या होगा जेड इक्वल टू 1। तो ये बोला कि अपने पास एक सेल है N1 जिसका रेडियस है अपने पास R1, तो R1 अपन क्या लिखेंगे R1 इक्वल टू एन नोट इंटू
एन स्क्वायर दैट इज n1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई z, जो कि क्या हो गया 1। तो अपने पास एक तरीके से क्या आ गया n1 का स्क्वायर इंटू n0। दूसरा अपने पास क्या है सेकंड n2 सेल है जिसका रेडियस अपने पास r2 है, तो उसको अपन लिखेंगे तो फर्स्ट वो रेडियस a0 इंटू n स्क्वायर दैट इज n2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 z, n स्क्वायर बाई z। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा n2 का स्क्वायर इंटू n0। तो अपने को उसने ये तो बोला है कि r1 और r2 का जो डिफरेंस है वो अपने पास कितना है 28 इंटू n0। तो r1 माइनस r2 अगर तुम करते हो यहाँ पे तो r1 माइनस r2 अपने पास क्या हो जाएगा, r1 अपन डिफाइन कर रहे हैं a0 इंटू n1 का स्क्वायर, तो n1 का स्क्वायर इंटू n0 माइनस r2 अपन लिख रहे हैं n2 का स्क्वायर इंटू n0। तो n0 अपने पास कॉमन आ जाएगा, तो n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर, ये अपने को दे रखा है कितना 28 टाइम्स ऑफ n0। सर 24 दिया है। 24 तो 24 टाइम्स ऑफ n0। तो n0 से n0 कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास इक्वेशन बन जाएगी एक तरीके से कि n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस 1, 4। क्या 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख दे तो सर उससे कंपेयर कर लें। हाँ ऐसा भी कर लो, एक ही बात है। तो वही देख लो तुम कि n1 n2 क्या हो सकता है सूटेबल, वापस तुमको वैसे ही चेक करना पड़ेगा। तो 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 24 आ जाएगा। तो जो ऑप्शन दिया उसके हिसाब से चेक करना होता है, और क्या यही दो थे ना। हाँ तो ये अपने पास एटॉमिक का हो गया। पीरियोडिक का बता दो, पीरियोडिक वाला निकालो फिर, इसमें तो इतना ही था, ये हो ही जाएगा। अच्छा इसमें पूरा ही था एक्सरसाइज 1 2 3। 1 में कहाँ तक हो गया था अपने पास, एटॉमिक रेडियस वाला हो गया था, आयोनाइजेशन एनर्जी वाला भी हो गया था। पूरा 1 का नहीं डिस्कशन अपन करे थे ना पहले कहीं कुछ, तो सर 12 तक हो गया था। जेड इफेक्टिव तक एटॉमिक रेडियस अच्छा रेडियस तक हुआ था, उसमें भी अपने पास ऑक्सीडेशन नंबर बचा हुआ। तो पहले तो मैं एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 में सेक्शन वाइज ही पूछ लेता हूँ। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 जो पहला सेक्शन है अपने पास ऑक्सीडेशन स्टेट्स और इनर्ट पेयर इफेक्ट वाला, जिसमें अपने पास क्वेश्चन नंबर 5 6, इसमें से कुछ पूछना है क्या? क्वेश्चन नंबर 5 या क्वेश्चन नंबर 6? कुछ पूछना है? नहीं। और अपने पास आयोनाइजेशन एनर्जी वाले में है क्वेश्चन नंबर, मतलब आगे तो हो जाएगा अपने पास क्वेश्चन नंबर 10 to 15, 10 to 15 13 तक बता दिए। 13 बताना है। और देखो 13 में अपने पास क्या बोल रहा है कि बेरिलियम एंड नियोन हैव द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगेंस्ट द जनरल ट्रेंड इन देयर पीरियड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो ये अपन ने देखा तो था कि देखो बेरिलियम की अपन बात करें और नियोन की अपन बात करते, तो मैंने लिखाया था कि इनर्ट गैस के लिए तो अपने पास क्या होता है पॉजिटिव एनर्जी रहेगा, अपने को एनर्जी देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे क्या है फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो एक्सप्लेन करना तो ऐसे करेंगे कि इनर्ट गैस है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी नहीं है, तो वहाँ पे एनर्जी अपने को देना पड़ेगा। इसके लिए भी सेम ही केस है। बेरिलियम अपने पास क्या है सेकंड ग्रुप का है ना, यस सर। ग्रुप 2 में अपने पास क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन NS2। तो इसके पास जो सेकंड सेल है उसमें एस सब सेल क्या रहेगा कंप्लीटली फिल्ड रहेगा, तो ये भी एक तरीके से क्या होगा फुल्ली फिल्ड ही हो गया, तो यहाँ पे भी एनर्जी तुमको देनी पड़ती है। और कुछ है? वैसे आसान इसमें एक्सप्लेन करने वाले हैं, थ्योरेटिकल है। पार्ट 2 में बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट वाला सेक्शन। सर 14 लास्ट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन 14 और 20 सर 11 दिवस एक बार 11th भी बता देते हैं। 11th और कोई है?
17th तो 11 तुमने बोल रहा है कि 20 तो लिख लिया ना अपन ने, 17 ठीक। हाँ, तो देखो अपने पास क्या है, 11 में बोला है कि द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट विच डू नॉट शो द ऑक्सीडेशन स्टेट +3। तो यहाँ पे तुमको क्या करना है, एटॉमिक नंबर के हिसाब से एलिमेंट फाइंड करना है कि एटॉमिक नंबर 13 है तो अपने पास कौन सा एलिमेंट रहेगा। तो 13 पे क्या आएगा अपने पास, बताओ पता करके। एल्युमिनियम आएगा सर। क्या आएगा, एल्युमिनियम। तो समझ में नहीं आया क्या बोले तुम। 13 है अपने पास, 32 है, सब पता करने पड़ेंगे तो मैं बता देता हूँ। चलो 13 पे अपने पास ए जो है ये आ जाएगा बोरोन के नीचे एल्यूमिनियम। बी ऑप्शन में जो अपने को गिवन है 32, तो 32 अपने पास आएगा किधर, कार्बन फैमिली में आ जाएगा। एक बार चेक कर लेना, सही लिख रहा हूँ ना, जर्मेनियम। जैसे अपन ने वहां पे देखा था वैसे तुमको पता करना पड़ेगा। और सी में अपने को गिवन है क्या, आर्सेनिक। आर्सेनिक, नाइट्रोजन फैमिली, जर्मेनियम को जस्ट बात आ जाएगा। सही है। 17 अपने पास दिया है, तो 17 अपने पास आएगा किसमें, इसमें आएगा फ्लोरीन के नीचे आ जाएगा, दैट इज क्लोरीन। तो ये है, इसमें अपने को बोल रहा है कि +3 किसका नहीं आएगा, तो ये तुमको पता होना चाहिए और क्या, कि एल्यूमिनियम तो +3 रखता है अपने पास। और देखो ये तुमको ऐसे पता कर सकते हो कि, मतलब मैं एक तरीका बता देता हूँ, ये अपन बॉन्डिंग में डिस्कस करते हैं, लेकिन क्वेश्चन अभी आएगा तभी डिस्कस कर लेते हैं अपन। कि जैसे अपन बोरॉन फैमिली की बात करते हैं, तो बोरॉन फैमिली अपने पास कॉन्फ़िगरेशन है क्या, NH2Np1। तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन क्या है, ओड नंबर में है ना, तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर आती है वो भी ओड नंबर में ज्यादा आती है कॉमनली। कि जैसे एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में जाएगा तो +1 आएगा, तीन हो जाएंगे तो +3 आएगा। तो 1 और +3 की यहाँ पे पॉसिबिलिटी ज्यादा है। ओड नंबर में यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स आएगी। कैसे आएगी इसको अपन बाद में ही समझ पाएंगे जब वहां पे पढ़ेंगे। और कार्बन फैमिली में अगर देखोगे तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, NH2Np2। तो यहाँ पे अपने पास क्या है, टोटल इलेक्ट्रॉन 4 है, तो अगर दोनों इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग में दे देता है तो +2 आएगा, और इन दोनों को भी दे देता है तो +4 आएगा। तो यहाँ पे 2, 4 इवन नंबर में ऑक्सीडेशन स्टेट की पॉसिबिलिटी है। ऐसे नाइट्रोजन में अपने पास क्या आएगी, ओड नंबर में। कि नाइट्रोजन के लिए अगर अपन बात करें, नाइट्रोजन फैमिली के जो एलिमेंट्स हैं उनमें अपने पास जनरल कॉन्फ़िगरेशन है क्या, NH2Np3। वैसे ऐसा बात अपन इनट पेर इफेक्ट में भी किया था कि इनके लिए +3 और दोनों चले जाएंगे तो +5 इसकी पॉसिबिलिटी है, मतलब ओड नंबर में वापस हो गया। और इसी तरीके से अगर तुम देखोगे तो आगे ऑक्सीजन में इवन चलेगा, तो अपने पास ऐसे चलेगा ओड इवन ओड इवन, कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कितना उसी के हिसाब से अपने पास पॉसिबिलिटी भी आती है। तो एल्यूमिनियम के लिए अपने पास बोरॉन फैमिली से है, तो जैसे अपने देखा कि यहाँ पे ओड नंबर में पॉसिबिलिटी है तो +3 हो सकती है, वैसे भी एल्यूमिनियम की क्या होती है, +3 ही होती है। लेकिन जर्मेनियम जो इसके लिए क्या आएगा, तो +2 आएगा या +4 आएगा, इस तरीके से कुछ आएगा। तो इसमें अपने पास नहीं आएगा +3, इवन नंबर में पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। नाइट्रोजन फैमिली में अगर अगेन अपने पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो ओड नंबर में है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी क्या रहेगी, ओड नंबर में ही जनरली रहती है, मतलब मोस्ट ऑफ द केस में। तो यहाँ पे अपने पास आ सकती है +3। यहाँ पे अपने पास हेलोजन है तो यहाँ पे भी +3 आ सकती है, क्योंकि इसमें रहेगा अपने पास NH2Np5। तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ओड नंबर में इलेक्ट्रॉन से तो 7 हो सकती है, +5 हो सकती है, +3 हो सकती है, +1 हो सकती है। इस तरीके से अपने पास इन सब की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो जर्मेनियम अपने पास आंसर हो जाएगा इसमें, इस तरीके से चेक करना है। तो ये हो गया अपने पास 11, उसके बाद अपने पास क्या 14, 17 और 20। तो 14 में देखो कि विच कैन शो बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इन देयर कंपाउंड, कि कौन है जो पॉजिटिव भी दिखा सकता है और नेगेटिव भी दिखा सकता है। तो अपने पास अगर देखोगे तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, 1 मिनट। पहला अपने को दे रखा है क्या, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन के लिए अपन तो क्या बोलते हैं, 0 और -1। तो इसका तो नहीं आएगा, फ्लोरीन के लिए तो अपन ऑलरेडी बोल चुके हैं, मतलब पॉजिटिव नहीं जाता, इसका 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल होता है, 0 जो कि F2 में और -1 इसके कंपाउंड्स में।
तो फ्लोरीन नहीं आएगा। आयोडीन के लिए आ सकता है क्योंकि आयोडीन अपने पास I माइनस आयोडाइड एन भी बनाता है, जो कि इसकी क्या रहेगी, लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट अपने पास क्या आती है, +7। जो अपने फॉर्मूला लिखा था उसके निकालोगे तब भी आ जाएगा। तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पॉसिबल है आयोडीन के लिए। सोडियम अपने पास मेटल है अगेन, अल्कली मेटल्स के लिए अपने पास क्या होता है, लोवेस्ट 0 होता है और हाईएस्ट प्लस होता है, +1 आ जाएगा अल्कली मेटल है तो। इसी तरीके से अपने पास जो एल्यूमिनियम है ये भी अपने पास क्या है, मेटल है, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये रहेगा। तो +3 आ सकती है, 0 आ सकती है, लेकिन नेगेटिव तो नहीं आएगी क्योंकि ये भी मेटल है। तो अपने पास आंसर हो जाएगा क्या, बी, दैट इज आयोडीन। नेक्स्ट अपने पास क्या, 17। तो 17 में अपन ने देखे तो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ विच सबसेल डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अपन ने कल ही डिस्कस किया ना यार, कि जैसे अपने पास क्या है, NH2 और NP है बोरॉन फैमिली में, यहाँ पे अपने पास NH2 NP2 है कार्बन फैमिली में, यहाँ पे अपने पास NH2 NP3 है किसमें, नाइट्रोजन फैमिली में। तो यहाँ पे अपन बोल रहे थे कि जो P के इलेक्ट्रॉन अगर जाते हैं तो +1 की पॉसिबिलिटी है, और दोनों जाते हैं तो +3, यहाँ पे +2 और +4, यहाँ पे +3 और +5 की पॉसिबिलिटी है। तो अगर P के दोनों इलेक्ट्रॉन गए तो +2, चारों चले गए तो +4, P के तीनों इलेक्ट्रॉन गए तो +3 और पांचों चले गए तो +5। तो अपन बोल रहे थे कि अपने पास क्या होता है, ये लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये सिर्फ लास्ट वाले एलिमेंट्स जो होते हैं उनके लिए ज्यादा स्टेबल होती है, और जो अपने पास ऊपर वाले एलिमेंट्स है उनके लिए हाईएस्ट वाला ज्यादा स्टेबल होता है। तो लोवेस्ट जो है अपने पास दैट इज +1, +2 और +3, ये जो अपने पास सबसे नीचे आते हैं दैट इज बोरॉन फैमिली में अपने पास थीलियम रहेगा, कार्बन फैमिली में लेड रहेगा और नाइट्रोजन फैमिली में बिस्मथ रहेगा। इनके लिए ज्यादा स्टेबल रहेगी हायर के कंपैरिजन में, और बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनके लिए हायर वाली ज्यादा स्टेबल रहेगी, ये वाली लोअर वाले के कंपैरिजन में। तो इस हिसाब से अपने को देखना है। तो अपने देखा होता है कि अपने पास क्या होता है कि जो P के इलेक्ट्रॉन्स तो इजीली बॉन्डिंग में चले जाते हैं, लेकिन जो S के इलेक्ट्रॉन्स है इनके ऊपर Z इफेक्टिव जो होता है उसकी वजह से अपने पास अट्रैक्शन बढ़ जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं लूज नहीं हो पाते हैं। तो अगर तुम देखोगे इसको, थेलियम को, लेड को, बिस्मथ को, जिनमें इनर्ट पेयर इफेक्ट लग रहा है वो सारे 6th पीरियड के एलिमेंट है, मतलब N की वैल्यू अपने पास क्या रहेगी, 6 रहेगी। तो जो ये S सबसे लिए एक तरीके से 6s2 है, तो आंसर अपने पास यहाँ पे 6s आएगा। इसे बता सकते हैं नहीं क्या चीज, हेलो, हाँ बोलो। अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक है करता हूँ मैं। ओके ओके। तो देखो इसमें अपन ने कल देखा तो था यार, लेड का एग्जांपल लिया था अपन ने क्लास नोट्स में, अपन ने देखा था कि एक्सप्लेन करते टाइम, तो पे पूरा बता देता हूँ कि लेड के लिए अपन ने देखा था कि अपने पास ज़ीनोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, उसके बाद अपने पास 4f14 5d10 6s2 6p2, और अपन लेड के लिए बोल रहे कि अपने पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल रहेगा एज कम्पेयर टू +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसका रीजन अपन यही तो दे रहे थे कि P के 2 इलेक्ट्रॉन तो इजीली चले जाएंगे क्योंकि सबसे बाहर है, लेकिन वो जो S के 2 इलेक्ट्रॉन है इनके ऊपर ये 4f और 5d10 इलेक्ट्रॉन्स आने की वजह से क्या होता है, अट्रैक्शन काफी ज्यादा रहता है। तो जो एलिमेंट है 6 के 2 इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास लूज नहीं कर पाता है, 6s के 2 इलेक्ट्रॉन्स को। तो वही तो पूछा कि कौन से इलेक्ट्रॉन्स है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, तो 6s के इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। अभी क्लियर है क्या? समझिए उनके वो लेफ्टिनेंट वो कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अपने पास हो गया 17। नेक्स्ट अपने पास क्या है 19। तो ये बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स +3 ऑक्सीडेशन इज मोर स्टेबल देन +5। तो नाइट्रोजन फैमिली में अपने पास +3 और +5 की पॉसिबिलिटी है। तो अपन ने देखा था कि जो ऊपर वाले एलिमेंट्स होते हैं उनके लिए
हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है ज्यादा स्टेबल होती है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है, और जो लास्ट वाला एलिमेंट होता है उसके लिए लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, एज कम्पेयर टू लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये बोल रहा है कि +3 ज्यादा स्टेबल रहेगी, तो किसके लिए ज्यादा रहेगी? बिस्मथ के लिए ज्यादा स्टेबल रहेगी। डायरेक्ट सवाल है तो कि लोअर वाले ज्यादा स्टेबल है किससे? हायर से। तो आंसर अपने पास क्या हो जाएगा? बिस्मथ हो जाएगा। क्लियर है क्या? अरे क्लियर है? फिर आवाज चला गया क्या? ये बताइए। अबे हाँ, आना तो बोल दो यार। हाँ, तो इसमें और क्या था अपने पास? आयोनाइजेशन एनर्जी से लेके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दैट इज 26 to 41। इसमें कुछ पूछना है? 20 नंबर 20 पूछा था सर, 19 नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा 20 पूछना था। अच्छा मैं Yes, 19 sir. अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसमें बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर फॉर स्टेबिलिटी, कि स्टेबिलिटी वाइज कौन सा ज्यादा स्टेबल अपने पास रहेगा। तो ये भी तो अपन ने बात किया था ना, देखो वापस वही है अपने पास है कि +3 किसके लिए ज्यादा स्टेबल रहेगी। देखो अपने पास है कि बोरॉन फैमिली था, अच्छा अपने शायद एक चीज छोड़ दिया है, इसलिए दिक्कत हो रहा है। कार्बन फैमिली है और नाइट्रोजन फैमिली है। तो बोरॉन फैमिली में अपने पास क्या है? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। ये 6th पीरियड हो गया लास्ट। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। यहाँ पे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। जो लास्ट वाले इनके लिए अपन बोल रहे कि लोअर ज्यादा स्टेबल रहेगा, इज ग्रेटर देन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। और जो ये अपने पास ऊपर वाले इनके लिए अपन बोल रहे कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अब चाहो तो इसको तुरंत बना लिया अगर इसमें कोई टाइम थोड़ी लगता है, कंफ्यूजन अगर होता है तो पहले अपने पास बोल रहा है कि थेलियम +3 इज मोर स्टेबल दैट Bi+3। तो अपने को पता है कि थेलियम में भी अपने पास क्या होता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है। तो थेलियम के लिए लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बोरॉन फैमिली में अपने पास क्या है? NH2NP1। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है, +1 और +3। तो एक तरीके से इसके लिए अपने पास क्या रहेगा? अगर मैं इसकी बात करता हूँ थेलियम, तो इसके लिए लोअर वाले ज्यादा स्टेबल रहेगी, दैट इज +1 इज मोर स्टेबल देन +3। इसमें अपने पास +2 और +4 की स्टेबिलिटी है, तो इसके लिए अपने पास +2 ज्यादा स्टेबल रहेगी एज कम्पेयर टू +4। और इसके लिए अपने पास +3 ज्यादा स्टेबल रहेगी एज कम्पेयर टू +5। तो एक तरीके देख सकते हो कि वैसे अपन डायरेक्ट रिलेट तो नहीं कर सकते, वही अपने को दे रहा है एक थेलियम, एक दे रहा है अपने को बिस्मथ। लेकिन फिर भी बोल सकते हो कि थेलियम के लिए जो मोस्ट स्टेबल है वो क्या अपने पास +1 है। ये तो अपने पास इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से पॉसिबली बहुत कम है, +3 तो। और Bi जो है अपने पास +3 में सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो ऑब्वियस सी बात है कि थेलियम से ज्यादा अपने पास क्या रहेगा? Bi ही ज्यादा स्टेबल रहेगा किसमें? +3 में, क्योंकि Bi के लिए तो सबसे मतलब स्टेबल जो है +3 है, और इसके लिए अपने पास +1 है। +3 तो स्टेबल है ही नहीं इसके लिए। तो पहले में अपने पास उल्टा हो गया। लेड के लिए बोल रहा है कि PbO2 एंड PbO। तो PbO2 एंड PbO इस तरीके से अगर कंपाउंड दे रहा है तब भी तुमको ऑक्सीडेशन स्टेट ही चेक करना है। तो PbO2 में Pb का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो आएगा +4। PbO में भी आएगा +2। और अपने को पता है कि Pb के लिए क्या होता है? +2 ज्यादा स्टेबल होता है, मतलब PbO जो है ये ज्यादा स्टेबल रहेगा एज कम्पेयर टू PbO2। तो जब कंपाउंड दे दे तो तुमको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, मेनली वो कंपेयर तुमको ऑक्सीडेशन स्टेट ही करवा रहा है। तो इस तरीके से अपने पास क्या हो जाएगा? PbO ज्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू PbO2। तो इसने उल्टा दिया हुआ है। बिस्मथ के लिए अपन बात करें, इसने दे रखा अपने को सी ऑप्शन में Bi5 एंड BiF5। ये तुम्हारे लिए थोड़ा नया है। तो बेसिकली अपने पास क्या होता है कि इसमें तुमको कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो याद रखने पड़ते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पे देखो ये अपने को क्या बोल रहा है कि Bi+5 जो है
और इसमें भी Bi जो है +5 ही आएगा क्योंकि फ्लोरीन -1 में रहेगा और आयोडीन भी -1 में ही रहेगा। तो तब तुमको अब ऐसे देखना पड़ता है कि दोनों में आ गई +5 और अपने को बताया कि Bi के लिए +5 स्टेबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक बार आयोडीन आ रहा है और एक बार अपने पास फ्लोरीन आ रहा है। तो दोनों में कंपेयर करा तुमको ऐसे सोचना पड़ेगा कि +5 में कौन सा आयन जो है इसको स्टेबलाइज कर सकता है रिलेटिवली ज्यादा। तो इस हिसाब से तुमको सोचना पड़ेगा कि जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और तो फ्लोरीन अपने पास क्या होता है, इजीली माइनस में जा सकता है, मतलब दूसरे को इजीली +5 में ला सकता है। तो ये अपने पास देखा गया है कि जैसे अपने पास एक कंपाउंड्स हैं, इनके लिए अपने को पता है कि जैसे थेलियम के लिए +1 ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू +3। लेड के लिए अपने पास क्या है, +2 ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू +4। बिस्मथ के लिए अपने पास +3 ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू +5। लेकिन ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में भी अपने पास क्या होते हैं, कंपाउंड बना सकते हैं, लेकिन ये तभी बनाएंगे जब अपने पास जो काउंटर आयन रहेगा, दैट इज नेगेटिव आयन, वो ऐसे एलिमेंट से बन रहा हो जो कि अपने पास क्या हो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, क्योंकि वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इजीली माइनस में जा सकता है, तो इनको इजीली प्लस में स्टेबलाइज कर सकता है, मतलब ऐसा कंपाउंड वो बना सकता है अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आए तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड, ये आयंस से कंपाउंड बना सकते हैं लेकिन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ। तो जनरली फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ ही इनके कंपाउंड बन पाते हैं अगर तुमको हायर वाली ऑक्सीडेशन स्टेट में भी कंपाउंड बनवाना है तो +3 +4 +5 इसमें कंपाउंड तभी बना पाएंगे जब अपने पास क्या होगा, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ अगर कंपाउंड होगा तब पॉसिबिलिटी है कि बन जाए। तो आयोडीन के साथ तो पॉसिबिलिटी खत्म है, फ्लोरीन के साथ बन सकता है, मतलब ये वाला कंपाउंड जो है ज्यादा स्टेबल रहेगा। अच्छा, अपन ने इनट पेयर इफेक्ट तो डिस्कस ही कर रहे थे ना, अपन ने कुछ होमवर्क भी दिया था मैंने तुमको। तो अच्छा, ये पॉइंट मैंने लिखवाया नहीं था, वो होम दो लास्ट पॉइंट बच गया था, उसी से रिलेटेड। चलो उसको अपन नेक्स्ट क्लास में लिख लेंगे, एक पॉइंट वहां पे रहेगा, इसीलिए तुमसे बना नहीं। वहां पे लिखवाते अपन कि कौन कौन से कंपाउंड एग्जिस्ट कर सकते हैं, कौन कौन से नहीं कर सकते। मेरे को लगा मैंने कंप्लीट कर दिया था, मैंने कुछ होमवर्क भी दिया था शायद 2 क्वेश्चंस, अभी मेरे को इससे याद आया। हाँ हाँ, तो वो क्वेश्चंस के बाद ये पॉइंट में लिखवा था, तो इसलिए तुमसे नहीं बना। चलो वो पॉइंट में लिखवा दूंगा, बस मेरे को याद दिला देना अगली क्लास में, ठीक है। तो मतलब कंसेप्ट यही होता है कि अपने पास हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल नहीं है, लेकिन अगर अपने पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ जाए तो इनके साथ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में भी कंपाउंड बनवा सकता है। तो अपने पास BiF5 जो है ज्यादा स्टेबल हो जाएगा एज कम्पेयर टू Bi5, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो माइनस में जाना चाहता है, तो साथ के साथ वो Bi को भी +5 में स्टेबलाइज कर सकता है, उसमें इतना पावर है। ये हो गया अपने पास। दूसरे में बोल रहा है कि अपने पास जो टिन है और जो जर्मेनियम है इक्वल ऑक्सीडेशन इक्वल स्टेबिलिटी है। तो स्टेबिलिटी अपन या तो ज्यादा रहेगी या कम रहेगी, इक्वल ऐसा कुछ बोलते नहीं है अपन। वो भी अदर एलिमेंट्स है, मतलब एक टिन है एक जर्मेनियम है, तो दोनों के लिए तो कैसे बोल देंगे कि इक्वल है। तो ये वैसे फालतू सा ऑप्शन बना रखा है। तो वैसे अपने पास करेक्ट तो यही हो गया, थर्ड वाला ऑप्शन, दैट इज सी। समझ में आएगा ये? यस सर। वो भी डिस्कस करेंगे अपन। ये वाला पॉइंट रह गया था, मेरे को याद दिलाना, अब याद आया मेरे को, क्यों कंप्लीट नहीं हुआ था, थोड़ा सा बचा हुआ था उसमें। हाँ, और क्या था अपने पास? सब आगे जाना है, हो गया। 26 to 41 इसमें बताओ। 38 बता दीजिए। 38 बता देंगे। और किसी का कुछ है? सर 35। सर 29 क्वेश्चन जरा देखिए सर। 29, 35 और सर 34 में कंफ्यूजन है। ठीक है, 34 भी डिस्कस कर लेंगे। 41 से कंफर्म करना है। और 41 इतना ही हो पाएगा, एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो जाएगी। और कुछ है इसमें? चलो, तो सबसे पहले अपने पास कौन आ रहा है? 29। तो 29 में अगर अपन देखें तो इसमें बोल रहा है कि विच रिप्रेजेंट द अल्कली मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी 1 and 2। तो यार ये तो अपनी क्लास में डिस्कस किया था शायद कि अल्कली मेटल जो है, इसमें हमने बताया कि ग्रुप 1 ऑप्शन होना चाहिए ना सर? क्या सर इसमें सी ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि सर सेकंड एनर्जी उसी में सबसे ज्यादा दी है। सेकंड के हिसाब से थोड़ी देखते अपन, डिफरेंस देखते हैं ना यार, डिफरेंस हाँ तो वाला। सर
सर डिफरेंस उसी में सबसे ज्यादा दिया है ना सर। आंसर सी है भाई। डी होगा। अबे बी दिया। एक इलेक्ट्रॉन निकल गया वैलेंस वो गैस की उसकी आ गई ना। तो देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो आयनाइजेशन एनर्जी 1 और 2 में लार्ज डिफरेंस होना चाहिए। वैल्यूज के हिसाब से अपन नहीं बोलते हैं, तो डिफरेंस तुमको सर। चेक करना। तो जहाँ पे डिफरेंस अपने पास ज्यादा आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो देख लो कि तीनों ऑप्शन में सबसे ज्यादा डिफरेंस किसमें आ रहा है। सी ऑप्शन में ही आ रहा है सर, इसीलिए। देखो आंसर कभी कभी गलत हो जाता है, तुमको कंसेप्ट के ऊपर टिके रहना है। कंसेप्ट अपने पास है कि दो आयनाइजेशन एनर्जी के बीच अगर ज्यादा सर। डिफरेंस तो वैसे तुम सोच सकते हो। तो सी आना चाहिए, तो सी आएगा और क्या, डिफरेंस देख लो। सी दिया होगा, वैसे सी दिया है ना। सी है सर। यस सर, आंसर सी है। चलो 34 है। इसके बाद 34 में क्या डाउट था, मतलब क्या कंफ्यूजन था। सर वो उसमें जो 3s1 है तो वो सर गेन कर लेगा आराम से, पर सर 2p4 जो है वो तो सर लूज ही करेगा ना अगर स्टेबिलिटी उसे चाहिए तो, हाफ फील्ड की वजह से। तो सर मुझे लग रहा है कि वो बी ऑप्शन होना चाहिए। अच्छा ठीक है, अभी देख लेते हैं। टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन कराना है, मतलब अपने पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के हिसाब से बात करना है। पहले वाले में तो अपने पास क्या है, 1s2 2s2 2p6, तो ये तो अपने पास हो गया क्या, फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और ध्यान से देखोगे तो इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। दूसरे में अपने को बोल रहा है 1s2 2s2 2p4। बेसिकली अगर तुम चाहो ना तो डायरेक्ट एलिमेंट्स लिख लो ना इनके, कि एलिमेंट भी तो अपने को दिख रहा है कि अपने पास क्या है 1s2 2s2 2p6। तो ये अपने पास एक तरीके से क्या हो गया, नियॉन हो गया। ज्यादा अच्छा ही रहता है कि तुम कॉन्फ़िगरेशन से एलिमेंट से लिख दो, तो वहां पे ज्यादा अच्छे से कंपेयर कर पाओगे। यहाँ पे अपने पास क्या हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया। और अगला अपने पास क्या है कि 1s2 2s2 2p6 3s1, मतलब 11 इलेक्ट्रॉन है तो एटॉमिक नंबर 11 अपने पास क्या होता है, सोडियम Na। और अपने पास आ गया 1s2 2s2 2p5, तो 1s2 2s2 2p5, तो 2p5 अपने पास मतलब ये क्या हो गया, अपने पास फ्लोरीन हो गया। तो यहाँ पे अगर तुमको देखना है तो ये अपने पास सेकंड पीरियड है, ये भी सेकंड पीरियड है, ये भी सेकंड पीरियड है, और ये अपने पास नोबल गैस है। तो इसका तो सबसे कम रहेगा, क्योंकि नोबल गैस के पास तो बिल्कुल भी टेंडेंसी नहीं होती इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। तो सबसे कम तो अपने पास नोबल गैस हो गया फर्स्ट। ठीक है, अब तुम ध्यान करो तो अपन एक और चीज लिखा था कि पी ब्लॉक में अपने पास जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट होते हैं दैट इज ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, वही पॉइंट तुमको यूज करना है, बस यूज करना आना चाहिए। उनके पास भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन की वजह से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कम होती है। तो नाइट्रोजन और फ्लोरीन के पास भी अपने पास क्या करेगी, कम रहेगी। सोडियम अपने पास थर्ड पीरियड का है तो उसकी टेंडेंसी क्या रहेगी, थोड़ी ज्यादा रहेगी, क्योंकि उस थर्ड पीरियड का हो गया अपने पास। तो सबसे ज्यादा अपने पास थर्ड होना चाहिए। अभी समझ में आया क्या। यस सर। तो ये पॉइंट तुमको यूज करने आने चाहिए जो अपन ने लिखे थे। तो सबसे कम अपने पास फर्स्ट रहेगा, सबसे ज्यादा अपने पास थर्ड रहेगा। ऑक्सीजन फ्लोरीन में तुम जनरल ट्रेंड के हिसाब से देख लो, क्योंकि दोनों में अपने पास क्या है, पार्शियली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो ऑक्सीजन पहले आ रहा है, फ्लोरीन बाद में आ रहा है, और लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो रहा है, बढ़ता है ना। तो उसके हिसाब से देख लो, फ्लोरीन का ज्यादा आना चाहिए, ऑक्सीजन का कम आना चाहिए। तो सबसे ज्यादा अपने पास थर्ड हो जाएगा। फिर अपने पास टेंडेंसी की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा अपने पास थर्ड, उसके बाद अपने पास फ्लोरीन वाले कॉन्फ़िगरेशन की है, दैट इज अपने पास क्या जाएगा, कहाँ पे दिया है फ्लोरीन वाला, 4 ना। पर सर अगर कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से देखें तो फिर सर मतलब थर्ड जो है वो सेकंड से ज्यादा होना चाहिए। तो ऐसे देखो कि एक तो अपने को थर्ड जो है, एक मिनट, थर्ड में अपने पास क्या है, नहीं कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से अपन देखेंगे, लेकिन सेकंड पीरियड के एलिमेंट को भी कंसीडर करना पड़ेगा ना। तो कॉन्फ़िगरेशन से तो अपने को पता चल ही रहा है कि पहले वाले में क्या है 2p6 है, मतलब वैलेंस शेल सेकंड सेल है। सेकंड वाले में अपने पास 2p6 है, तो ये तो पॉइंट तो देखना ही पड़ेगा ना, एक तरीके से एक्सेप्शन था तो लगेगा ही सही। तो ज्यादा आसान तुम्हारे पास से रहेगा, तो ऐसे देख लो कि अपने पास पहला वाला तो सबसे कम रहेगा, ये अपने को क्लियर हो गया। तो ऑप्शन को अवॉइड करके देखो,
कि फर्स्ट वाला अपने पास सबसे कम है, तो फर्स्ट वाला सबसे कम अपने को गिवन है किसमें, पहले और दूसरे ऑप्शन में, तो इन्हीं दोनों में से अपने पास कोई एक आंसर आएगा। तो अच्छा, तो इसने तो फोर्थ ज्यादा दे रखा है, तो दिक्कत हो जाएगी फिर तो। इसका आंसर एक मिनट, ये अपने पास एस ब्लॉक है, तो इसमें अपने पास फ्लोरीन ऑप्शन दिया है, तो अपना आंसर अपने को निकालना पड़ेगा। तो पहले और दूसरे ऑप्शन में से कोई एक आएगा। अब देखो वही अपने पास रेंडमली इसने एलिमेंट्स दिए हैं, तो दिक्कत तो होना ही है, क्योंकि इस ब्लॉक सर मैंने ऐसे सोचा कि मतलब 2p5 है तो वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा सबसे पहले, तो फिर क्योंकि अपनी उसको फुलफिल करनी है मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और सर नियॉन जो है वो नहीं करेगा, तो सर फिर सेकंड और थर्ड में बस कंफ्यूजन आ रहा है। लेकिन सर ऐसा है तो सर देखिए इलेक्ट्रॉन सब कम एनर्जी के में पहले जाने की कोशिश करेगा ना, वो भी तो होगा। नहीं, कम एनर्जी उसके हिसाब से तुमको नहीं देखना, रिपल्सन किसका आ रहा है उसके हिसाब से देखना होता है। ये तो सर मेटल है तो वो उसकी टेंडेंसी कम होगी गेन करने की। हाँ, ये बोल सकते हो। फिर ऑक्सीजन सर वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है और फ्लोरीन की ज्यादा होती है, तो सर अगर इस कॉन्सेप्ट से सर हो जाएगा तो फिर से फर्स्ट वाला करेक्ट है। ये बोल सकते हो कि एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो अपने पास क्या है, क्योंकि अपन ने एस और पी को डायरेक्ट कंपेयर नहीं किया था, तो ये तुमने सही बोला है, सही लग रहा है। तो अपने पास ये मेटल है तो उसके पास तो टेंडेंसी बहुत कम रहेगी, तो ऐसे तुमको देखना होगा कि ये इनर्ट गैस है। ऐसा सही बोल रहे हो, ये इनर्ट गैस है तो इसकी सबसे कम रहेगी, टेंडेंसी तो चेक करना है। ये मेटल है तो इसकी और कम रहेगी, क्योंकि इनर्ट गैस के पास तो स्टेबल है। तो ये मेटल हो गया तो अपने पास इसका इन दोनों से कम रहेगा। नॉन मेटल मतलब अपने पास क्या, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी तो है ही उनके पास, तो अपने पास हाँ इसी तरह सोच के लगाना पड़ता है, मेरे को नहीं ध्यान आया कि ये नियोन है, उसके बाद अपने पास सोडियम आएगा, फिर अपने पास तुमको फ्लोरीन और ऑक्सीजन में देखना है। तो वैसे अपन बोल सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ता है, तो फ्लोरीन का ज्यादा रहेगा, ऑक्सीजन का कम रहेगा, तो वैसे बोल सकते हो। या तुम वैसे सोच सकते हो जो बोल रहे थे कि फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके नियोन में चला जाएगा तो उसका ज्यादा रहेगा, अगर फ्लोरीन ऑक्सीजन में कंपेयर करना है तो अपने पास ऑक्सीजन आना चाहिए सबसे ज्यादा, फ्लोरीन आना चाहिए इन सब में। तो ओके सर। हाँ, तो ऐसे आएगा। तो इस हिसाब से सही बोला है कि ऐसे सोच सकते हैं अपन। इनर्ट गैस से बिल्कुल नहीं है, मेटल है वैसे जनरली नहीं एक्सेप्ट करता, उसका लूज करने का टेंडेंसी ज्यादा होता है, लेकिन जबरदस्ती करोगे तो शायद एक्सेप्ट कर ले। उसके बाद ये आ गया, फिर ऑक्सीजन फ्लोरीन में फ्लोरीन ज्यादा रहेगा, ऑक्सीजन कम रहेगा, तो ऐसे रिलेट करके देखना पड़ेगा। ठीक है, 34 हो गया। इसके बाद 35, तो इसमें बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मे बी पॉजिटिव फॉर सम एलिमेंट्स। नहीं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होता है अपने पास पॉजिटिव होता है कुछ एलिमेंट्स के लिए। तो ये तो अपने लिखा था ना कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेफिनेशन में अपन ने लिखा था कि नेट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब, या तो रिलीज हुआ होगा या एब्जॉर्ब हुआ होगा, तो दोनों हो सकता है। तो दूसरा आपने बोला कि सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव फॉर ऑल एलिमेंट्स। तो सेकंड की अगर अपन बात करते हैं तो अपने पास सेकंड तो क्या होता है, हमेशा एनर्जी देना ही पड़ता है, तो देना पड़ रहा है मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस है, दैट इज पॉजिटिव हो जाएगा। अगले अपने को बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ K प्लस इक्वल टू माइनस ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ पोटेशियम। तो ये अपन ने बात किया था, देखो कि अगर मैं पोटेशियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो अपने पास बनेगा K प्लस और इलेक्ट्रॉन, तो इसको अपन बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ पोटेशियम। और इसका उल्टा अगर अपन बात करें तो अपन ने K प्लस में इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो अपने पास आ जाएगा एक तरीके से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ K प्लस। तो ये दोनों बराबर होना चाहिए, तो साइन का फर्क रहेगा वो तो अपने पास आ ही जाएगा कि आयोनाइजेशन एनर्जी तो एनर्जी देना पड़ेगा और इसमें इलेक्ट्रॉन है तो एनर्जी ऐड करना पड़ेगा, सॉरी। तो दोनों बराबर ही रहेगा मैग्नीट्यूड वाइज, तो वही उसने दिया हुआ है, तो अपने पास क्या हो जाएंगे, चारों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। तो 34 हो गया, तो ये 35 हो गया, 38 है। तो इसमें अपने बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन पाउलिंग स्केल, तो ये तो आसान है। तो कंफर्म करना था सर, तो आंसर क्या है आंसर?
बी आ रहा है सर। सर आपने बी लिखवाया बी आ रहा है। इंक्रीज फ्रॉम कार्बन टू फ्लोरीन, तो यही तो आएगा अपने पास कि इसका 4 है, डी डी इसका 3.5, इसका हाँ 3 सर, और डी इसका आएगा। 2.5। इसने दिया क्या है? डी दिया हुआ है। डी दिया हुआ है। हाँ सर, यही कंफर्म करना था बस। बी होगा ना? नहीं नहीं, बी आएगा, हाँ सर, बस इंक्रीज यही करेगा, यही होता है। कंफर्म कर रहा था। ठीक है, और क्या है अपने पास? 41। तो ये आंसर बता दीजिए सर इसका। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है? तो इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब अपने पास क्या होता है? देखो, मेटल जो होता है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव चार्ज गेन करना चाहता है, तो उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। तो जितना ज्यादा अपने पास मेटेलिक नेचर रहेगा, मतलब वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। सेम तरीके से तुमको देखना है नॉन मेटल। तो नॉन मेटल अपने पास क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव, या तुम उसके हिसाब से बोल सकते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा है मतलब उसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी मतलब इलेक्ट्रॉन को ले रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन वाइज क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो वैसे ज्यादा सही रहेगा मेटल नॉन मेटल के हिसाब से क्लासीफाई कर लो। तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो इसके ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा, मतलब इनको अपन बोलेंगे क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिव, कि इलेक्ट्रॉन वाइज ये नेगेटिवली लेना चाह रहे हैं। लिथियम होना चाहिए ना? अरे लिथियम तो हाइड्रोजन आएगा ना यार। लिथियम मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है, सोडियम मेटल है, हाइड्रोजन ही तो नॉन मेटल है। ग्रुप में भी हो सकता है ना? समझ गया सर। समझ गए क्या? सर O2 माइनस होगा। हाइड्रोजन की टेंडेंसी कि वो 17 ग्रुप में भी रह सकता है, और लेफ्ट टू राइट जाने में इंक्रीज करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो, लिथियम मैग्नीशियम सोडियम ये तीनों मेटल हैं, इसी हिसाब से तुमको सोचो। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब मेटल से अपन रिलेट करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब अपन नॉन मेटल। तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जो है, सॉरी मैग्नीशियम जो है, इनको तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है ना, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज रखना चाह रहा है। तो मैं कह रहा हूँ हाइड्रोजन तो वो 17 ग्रुप की भी टेंडेंसी रखता है, तो सर वो उसकी तो नेगेटिव, मतलब वो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो सकती है ज्यादा। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है, लूज भी कर सकता है ना, मतलब हाँ, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव भी हो गया, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी हो गया। ठीक है सर। और इन चारों में देखो सबसे ज्यादा एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी किसकी है? हाइड्रोजन की तो है। समझ तो गया फिर तो ये था अपने पास एक्सरसाइज 1 ही करते हैं, 2 3 बाद में करेंगे।